दोस्तों, एनवीएन में आपका स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम बंगाल के अंदर गुजरात मॉडल की बात करेंगे। बिहार में अभी चुनाव की मुहिम खत्म भी नहीं हुई थी कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच गए और इससे समझ में आ गया कि अब बिहार के बाद बंगाल की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमित शाह के वापस आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि एक समय अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर देने वाला बंगाल इस समय प्रवासी श्रमिक तैयार कर रहा है। घोष ने कहा कि अगर वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव के अंदर उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो इस राज्य को गुजरात के तर्ज पर विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को विकास के लिए बंगाल में गुजरात का मॉडल अपनाया जाएगा। श्री घोष ने दावा किया कि वाम मोर्चा ने राज्य को प्रवासी श्रमिकों का गढ़ बना दिया है, जिन्हें काम करने के लिए गुजरात जैसे राज्यों में जाना पड़ता है। घोष गुजरात का जिक्र कर रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि जिस वक्त कोरोना आया तो उस वक्त गुजरात के अंदर बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के साथ गुजरात में क्या सलूक किया गया। जब वो अपने घर आना चाहते थे तो उन पर पुलिस ने कैसे डंडे बरसाए और उनकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई और उन्होंने किस मुसीबत में वहां जिंदगी गुजारी। वो सबको भूल के गुजरात गुजरात का राग अलापने वाले दिलीप घोष को आइए बताते हैं कि बंगाल और गुजरात की तुलना कैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बंगाल में विकास किस तेजी से हो रहा है और गुजरात में विकास किस तेजी के साथ हो रहा है। दोस्तों, इस चार्ट में आप देख रहे हैं ये आरबीआई हैंडबुक के आंकड़े हैं। ये आरबीआई हैंडबुक मोदी सरकार ने छापी है, जिसमें बंगाल के बारे में, गुजरात के बारे में और समस्त देश की औसत फिगर्स दिए गए हैं। तो आइए देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी जिस बेरोजगारी का जिक्र दिलीप घोष कर रहे थे उसके बारे में बंगाल में क्या हो रहा है और गुजरात में क्या हो रहा है। 2011 में ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली। उस वक्त बंगाल के अंदर प्रति 1000 में 43 लोग बेरोजगार थे और 2011-12 में नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। उस वक्त गुजरात में 1000 में केवल 6 बेरोजगार थे। अब आप देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और मोदी जी केंद्र में आ गए। 2017 में क्या हुआ? 2017 में बंगाल के अंदर बेरोजगारों की संख्या 43 से बढ़ के 67 पे पहुंच गई और गुजरात के अंदर ये जो 6 थे वो बढ़ के 43 पे पहुंच गई। यानी आप ये देखें कि मोदी के आने के बावजूद और पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बावजूद बंगाल में केवल 1.5 गुना इजाफा हुआ, जबकि गुजरात के अनएम्प्लॉयमेंट में 7 गुना इजाफा हुआ। समस्त देश को अगर देखें तो 2.5 गुना इजाफा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि विकास की दर यानी बेरोजगारी बंगाल में किस तेजी से बढ़ रही है और गुजरात में उससे कहीं ज्यादा अधिक तेजी से बढ़ रही है। अब 2018-19 को देखें तो यहाँ भी पिछले 10 साल की तुलना में 43 से आंकड़ा 53 पर पहुंचा है और पिछले 2 सालों में 67 से घट के 53 पे आया है, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा 43 से घट के 34 पे आया है। यानी अब भी अगर हम इसकी तुलना 2011-12 से करें तो ये 6.5 गुना ज़्यादा है। यानी गुजरात के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और बंगाल में उसकी तुलना में बेरोजगारी बहुत कम तेज़ी से बढ़ रही है। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। दोस्तों, ये जो नंबर्स हमने आपको बताए ये शहरों के थे, यानी शहरों की परिस्थिति ये है। अब अगर हम गाँवों में जाएं तो हम देखते हैं कि बंगाल में 10 साल पहले हर गांव में 1000 में 28 लोग बेरोजगार थे और गुजरात में केवल 4 लोग बेरोजगार थे।
2017-18 के आने तक, यानी मोदी सरकार की नोटबंदी तक, गुजरात में ये हुआ कि ये जो 4 लोग थे इनकी संख्या बढ़कर 55 हो गई। यानी आप ये देखें कि 11 टाइम्स से भी ज्यादा। जबकि बंगाल में ये संख्या 28 से बढ़कर 43 हुई, यानी 2 गुना तकरीबन। तो जहां गुजरात में 11 गुना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है गुजरात के गांवों में, वहीं बंगाल के गांवों में केवल 2 गुना बढ़ रहा है। 18-19 में बंगाल की परिस्थिति भी बेहतर हुई और गुजरात की परिस्थिति भी बेहतर हुई। 18-19 में 43 से घट के 40 पे आ गया ये आंकड़ा, यानी 1000 में 40 बेरोजगार बंगाल के गांव में, और गुजरात के गांव में 38 बेरोजगार। तो 38 और 40 में कोई इतना बड़ा फर्क तो है नहीं कि घोष जो है वो ये कहने लगे कि हम जो है वो जनाब बंगाल को गुजरात बना देंगे और इसकी वजह से बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। अब आइए मजदूरी की बात करें, क्योंकि रोजगार के साथ साथ मजदूरी भी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम देखते हैं 2014-2015 में जब मोदी जी सरकार में आए, तो उस वक्त बंगाल के एक मजदूर को जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, प्रतिदिन 230 रुपए मिलते थे, और गुजरात के अंदर भी तकरीबन 231 रुपए मिलते थे, यानी सिर्फ 1 रुपए का फर्क था। अब मोदी सरकार ने अपना काम करना शुरू किया तो बंगाल के अंदर मजदूरों का मजदूरी प्रतिदिन बढ़ने लगी, यानी वो 2015-2016 में 241 पे पहुंची और 2019-2020 तक बढ़कर 300 हो गई। लेकिन गुजरात के अंदर ऐसा नहीं हुआ। गुजरात के अंदर 231 से बढ़कर वो केवल 268 तक पहुंची, यानी एक मजदूर जो बंगाल में काम करता है वो प्रतिदिन 300 रुपया कमाता है, और वही मजदूर अगर किसी अन्य प्रदेश में जाए देश के तो औसतन 340 रुपया कमाता है। परंतु अगर वो गुजरात में जाए तो उसको दिन भर में केवल 269 रुपया मिलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात के अंदर मजदूरों का कितना शोषण होता है, किस तरह उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब आइए खेत मजदूरों की तरफ। तो बंगाल में 2014-2015 में एक खेत मजदूर को दिन भर में 216 रुपया मिलता था, जबकि गुजरात जिसके विकास की बहुत तारीफ कर रहे हैं दिलीप घोष साहब, वहाँ एक मजदूर को दिन भर की मेहनत के बाद केवल 160 रुपया मिलता था। और ये 160 सिर्फ बंगाल के मजदूरों के साथ नहीं, गुजरात के मजदूरों को भी दिन भर काम करने के बाद 160 रुपया ही मिलता था। अब महंगाई के साथ इसमें वृद्धि होती रही और बंगाल का मजदूर अपने खेत मजदूरी में 2019-2020 के अंदर पूरे दिन की मेहनत के बाद 267 रुपए कमाता है, जबकि गुजरात का मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है और उसकी आमदनी केवल 208 रुपए होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात के अंदर खेत मजदूर का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर इसकी तुलना हम पूरे देश के औसत से करें तो पता चलता है कि देश का एवरेज 286 रुपया है, यानी बंगाल के अंदर खेत मजदूर को देश के एवरेज से केवल 20 रुपया कम मिलता है, लेकिन गुजरात के अंदर उसको 78 रुपया कम मिलता है। तो अब घोष साहब को ये बताना पड़ेगा कि जब गुजरात बॉर्डर बंगाल में आएगा तो क्या बंगाल के मजदूरों को भी उसी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा जिस तरह से कि गुजरात में किया जाता है? क्या बंगाल के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ भी वही अन्याय होगा जो कि गुजरात में होता है? गुजरात के विकास की बातें तो बहुत होती है, लेकिन ये सच्चाई आरबीआई ने हमारे सामने रखी है और इसको देखकर पता चलता है कि गुजरात में अमीर तो अमीर होता जा रहा है, लेकिन मजदूरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दिलीप घोष चूंकि ये सब नहीं जानते, इसलिए ऊटपटांग बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बंगाल को गुजरात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भाजपा बंगाल को गुजरात बनाने की कोशिश कर रही है। मैं कहता हूँ, यानी घोष कहते हैं
कि हम ऐसा ज़रूर करेंगे और इसे एक विकसित राज्य बना देंगे। हमारी महिलाएं और पुरुषों को वहाँ कामकाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम यहाँ से रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। घोष के इस दावे पर तृणमूल कांग्रेस के फरहाद हकीम ने दावा किया कि गुजरात को हम विकास से नहीं जोड़ते। दंगों में वहाँ 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। इशरत जहाँ जैसे लोगों को मुठभेड़ में मौत हुई थी। अगर बंगाल को गुजरात या उत्तर प्रदेश में बदला जाता है तो यहाँ भी लोग मुठभेड़ में मारे जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य जैसा है वैसा रहे। फरहाद हकीम ने यह भी कहा कि गुजरात में टाटा नैनो का कारखाना बंद हो चुका है। वहीं बंगाल में MSAM यानी छोटी इंडस्ट्रीज का सेक्टर तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक विभाजन कभी भी अर्थव्यवस्था को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता। देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है कि अब हमारा GDP बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है। ये शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने दिलीप घोष से कहा कि अगर उनको गुजरात इतना अच्छा लगता है तो वो चाहें तो गुजरात में जा कर के वहीं बस जाएं और वहीं रवाना हो जाएं। हम तो यही खुश हैं। तो दोस्तों, ये था बंगाल को गुजरात मॉडल बनाने की सच्चाई, जो कि हमें अपने सामने रखनी चाहिए और भाजपा को भी इसको देखना चाहिए और इस तरह के ऊटपटांग दावों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की समीक्षा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।